साथ गुंजन, सीधे आपको लिए चलते हैं जहां योगी आदित्यनाथ विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे। ये जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और उस अभ्यास के साथ अपने हाथ को आजमाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी लगेगा कि यह तकनीक तो बड़ी उपयोगी है और इसको हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए इसके साथ भी जुड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ में से 403 ऐसे बिरले सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के भाग्य को लेकर के इस सदन में बैठ करके चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका एक ठोस परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए तो लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता की प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था। एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो
जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी उनसे, कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। मैं 1998 में गोरखपुर से सांसद बना। उस समय तक पिछले 20 वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बीमारी थी जिसमें 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे उसकी चपेट में आते थे। हजारों की संख्या में मौतें होती थी। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में एकमात्र एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वह भी जर्जर स्थिति में था। 1998 में मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मेरे पास पहली बार ये मामला आया। मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एडमिट हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप एक बार आके देखते। तो मैं गया, लेकिन जैसे मैं अंदर वार्ड में जाना चाहता था वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वार्ड में नहीं जाने दिया। खैर, मैं प्रतिरोध करते हुए वार्ड में पहुंचा। भयंकर बदबू थी। एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। न बेड है, न बेड सीट है, गंदगी का अंबार है, भीषण गर्मी है। यही जून और जुलाई का महीना था। पंखा एक भी नहीं चल रहा था। एसी की बात तो दूर थी और बड़ी भयंकर बदबू थी। मुझे पसीना आने लग गया। मेरे साथ के जितने लोग थे सबको पसीना आने लग गया, सब बाहर भाग गए। मैंने अपना गमछा लिया, अपने मुंह पे बांधा और मैं गमछा बांध करके ही वार्ड में ढूंढने लग गया। और कार्यकर्ता फिर मुझे कहा कि थोड़ा यहाँ का टॉयलेट भी थोड़ा देख लीजिए। 3rd फ्लोर में वार्ड था और टॉयलेट पूरी तरह चौक था। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा प्रिंसिपल तो हमारे साथ नहीं थे, डॉक्टर थे, मैंने कहा ये टॉयलेट कब से चौक है? कहा साहब कभी खुला ही नहीं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि 3rd फ्लोर का टॉयलेट अगर चौक है तो अनुमान कर सकते हैं। खैर, वो सब देखने के बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल बैठे हुए थे तो उन्होंने मेरे सामने एक सूची दी। उन्होंने कहा था हमारे पास कुछ भी संसाधन, मैं इससे पहले बोलता तो उन्होंने मुझे सूची दे दी। उन्होंने कहा था हमारे पास न पंखे हैं, न बेड सीट है, न दवा है, कुछ भी तो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं गया वापस और उसमें से कुछ सामान मैंने, जैसे बेड शीट, मैंने 100 बेड शीट खरीदी अपने पास से। वहाँ के कुछ उद्यमियों के साथ मैंने बैठक की। मैंने उनसे कहा भाई आप कम से कम पंखे और एसी दे दीजिए, वार्ड के लिए बच्चे हैं वहाँ पे। उन्होंने कुछ एसी पंखे दिए। फिर ऐसे ही कुछ अन्य सामान, बेड्स वगैरह कुछ मैंने लिए और मैं तीसरे दिन एक ट्रक में भर करके लेकर के मेडिकल कॉलेज गया। मैंने वहाँ के प्रशासन को सौंपा। मैंने कहा इसको आप लीजिए, इसको आप चलाइए। फिर मैंने तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और कैसे इसका। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे सब गरीब बच्चे हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो मौत होती थी 90% बच्चे अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो मैंने कहा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उपचार नहीं करा सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक दवा लोग खरीदते थे, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक हम ये व्यवस्था करवाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूरी जानकारी मैंने ली। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। एक बार प्रयास किया नहीं मिला, दूसरी बार प्रयास किया नहीं मिला, तीसरी बार प्रयास किया नहीं मौका मिला। मैं स्पीकर से मिला। स्पीकर ने कहा कि देखिए आपकी सरकार है
और आप अपनी सरकार के खिलाफ कैसे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मैंने कहा मुद्दा उठाने, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे केवल सदन में इस बात को रखना है। प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, मैंने उनके सामने इस बात को रखा, उन्होंने कहा नहीं मौका नहीं मिल पाएगा। मैं स्पीकर से जिद किया, मैंने कहा मुझे आप मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं 1 मिनट का मौका दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का दीजिए, मुझे इस पे मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में दम लगता हो तो मुझे मौका देना, नहीं लगता है तो मुझे बिठा देना। अब आश्चर्य करेंगे कि मुझे केवल वहीं से मौका मिला। 2 मिनट का समय उन्होंने दिया। 2 मिनट के अंदर मैंने लक्षण बताने शुरू किए तो कुशीनगर से लेकर के और सहारनपुर तक के जितने सांसद थे सब खड़े हुए, सबने कहा साहब ऐसी बीमारी हमारे यहाँ भी है। उस समय अमेठी के सांसद भी खड़े हुए, डॉक्टर संजय सिंह वहां से सांसद थे, सहारनपुर से एक नकली सिंह बहुत वरिष्ठ सदस्य थे, वो सांसद थे। ऐसे ही अलग अलग सांसद खड़े हुए। पीलीभीत से श्रीमती मेनका गांधी सांसद थी, वो भी खड़ी हुई। कहा तो हमारे यहां भी बीमारी है। और फिर इस पे चर्चा करने का समय मुझे मिला। कॉलिंग अटेंशन में आधे घंटे की चर्चा को मौका मिला और फिर ये चर्चा आगे बढ़ती गई। भारत सरकार ने टीम भेजनी शुरू की, कार्य प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ, वायरल ने अपना नेचर बदला, चलती रही और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे। 1998 से जिस यात्रा को हमने प्रारंभ किया था, ठीक 20 वर्ष यानी 19 वर्ष के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर प्राप्त हुआ, मैंने प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय बनाया। और मित्रों, आज इंसेफ्लाइटिस के 95% मौतों को हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया। एक बेहतरीन मॉडल है, ये बेहतरीन मॉडल है देश और दुनिया के लिए। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका एक मॉडल यह एक खड़ा हुआ है। और वही मॉडल जो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया, आज वही मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। वही अनुभव, अंतर विभागीय समन्वय, एक एक अलग अलग विभाग को उसके साथ जोड़ने का कार्य, और यूपी के मॉडल की सीधे सर्वत्र सराहना भी है। फील्ड में रहकर जब हम काम करेंगे, बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हर एक मामले में हस्तक्षेप करना हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप, जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। आवश्यक नहीं, आपने कोई प्रस्ताव दिया है कि एक ही बार में सब हो जाएगा। और आज तो इतनी योजनाएं हैं हर एक विधानसभा के लिए। यहां पे हमारे विपक्ष के जुड़े हुए तमाम मित्रगण हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए।
जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर विकास के कार्य वहां हो रहे हैं तो उन कार्यक्रमों को अगर हम वहां बढ़ाने का कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वह न केवल तटस्थता बनाते हैं मंत्रियों से, बल्कि वह तटस्थता बना देते हैं विकास के कार्यों से भी। और फिर उनके सामने भी संकट खड़ा होता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के दौरान फिर जो संकट खड़ा होता है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि कम से कम 1 या 2 सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हों, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। अक्सर क्या होता है, देखिए पिछली बार हमने 3 ऐसे सेशन चलाए थे इस विधानसभा के जो अपने आप में देश के अंदर मॉडल बने थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे तक सदन चला था। इसके पीछे चलाने का हेतु तो था, एक प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है, पूरे देश के सामने दिया है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें क्या कुछ करना है। और उस चर्चा में मैंने देखा कुछ सदस्य ऐसे थे जो 36 घंटे तक सदन में बैठे रहे, और उसमें से काफी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिनको हम सोचते थे कि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट में उन्होंने अपनी बात को रखी, क्योंकि रात्रि को 2 बजे तक तो मैं भी सदन में था और रात्रि 2 बजे तक मैं उनके भाषण सुनता था, 5-5, 7-7 मिनट मिलता था, लेकिन क्या मजबूती के साथ कम शब्दों में किस प्रभावशाली तरीके से वे अपनी बात को सदन में रखते थे, यह मुझे लगता अत्यंत अनुकरणीय उदाहरण था। उस समय सदन के अंदर मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फील्ड में आप विजिट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो, और कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें। जो आपकी भाषा है, अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए, भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए। लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते? पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी। भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने।
देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिए कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा, और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया। फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का। सत्र की शुरुआत राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है। फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी। याद रखना, अगर आप विधानसभा में हैं तो राज्यपाल जी के भाषण के दौरान राज्यपाल जी के आने के पहले सभी मान्य सदस्य कम से कम 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। उस दौरान शांति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुने। बहुत कुछ मटेरियल उस अभिभाषण में आपको भाषण का मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो बाद में आएगी, लेकिन भाषण को चुपचाप अपना ईयरफोन लगाइए और पूरे भाषण को सुनिए, अच्छी बातों पर ताली पीटिए और उसको पूरा समर्थन उस समय करिए। एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा, राज्यपाल जी के आने के पहले या राष्ट्रपति जी के आने के पहले या कोई भी ऐसा महानुभाव जो हमारा अतिथि बन के आ रहा है हमारी विधानसभा में, वो केवल सत्ता पक्ष का अतिथि नहीं होता। जैसे कल लोकसभा के माननीय स्पीकर आए थे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों वहां पर था। एक मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। मैसेज क्या गया कि देखिए, एक नवाचार के लिए, ई विधान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के विकास में हम अपने राजनीतिक मतों से ऊपर उठकर के काम करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। यह एक मैसेज था। बात छोटी है लेकिन मैसेज दूर तक जा रहा है। लाभ 25 करोड़ जनता के लिए जा रहा है और भाइयों बहनों, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हर एक सदस्य को मिल रहा है। सदस्य के प्रति देखिए, आज हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई? राजनेता अविश्वास और असम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सदन है जो हमें विश्वास का प्रतीक बनाएगा। यहाँ की चर्चा, यहाँ की गंभीर चर्चा, यहाँ पर प्रभावी चर्चा हमें सम्मान का प्रतीक बनाएगी और उस प्रतीक के रूप में हमें उभरना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 6 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दुर्लभ अवसर आ रहा है जब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्राप्त होगा। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के पहले सदन में उपस्थित हो जाना, कम से कम आधे घंटे पहले आ जाना। हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ आएंगे, राज्यपाल महोदय, मैं, स्पीकर महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ ही आएंगे। लेकिन शेष सदस्य आधे घंटे पहले कम से कम अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी सीट पर बैठ करके हम शालीनता के साथ अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर संवेद सदन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को, उनके भाषण को हम सुने, उनके मार्गदर्शन को लें। बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। एक चीज हम जरूर ध्यान में रखें, जब राज्यपाल जी का भाषण हो, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया में हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे। रखना भी चाहिए। ये बड़ी, यानी जब चर्चा के दौरान या राज्यपाल जी के भाषण के दौरान या राष्ट्रपति जी का जब
वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और मोबाइल फोन की घंटी बजती है, बड़ी अशिष्टता नजर आती है बाहर, लोगों के पास उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता, सदस्यों के प्रति लोगों के मन में असम्मान का भाव पैदा होता है, हमारी पूरी गंभीरता को पूरी तरह डाइल्यूट कर लेता है। मोबाइल फोन हमारा प्रयास हो कि हम सदन के अंदर लेकर के ना लेके आ रहे हैं, बंद करके रखें। कोई इमरजेंसी है तो आप उसको इस रूप में रखें कि जिससे उसकी घंटी की आवाज वहां ना आने पाए, साइलेंट मोड पर रखें उसको। ये कुछ चीजें हैं जो सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये हमारी गरिमा में वृद्धि करेगा, हमारे प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। आज हम लोग जाते हैं, लोग सम्मान के भाव से क्यों देख पाते हैं? अगर मैं भी अन्यों की तरह करता, लोग मुझे भी राह चलते हुए गाली देते ना। हम लोगों ने तो अपील की कि भाई सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, अलविदा की नमाज नहीं हुई, मस्जिदों में 3-3 शिफ्ट में उन्होंने नमाज अदा की, एक अभिनंदनीय कार्य हुआ। अगर सरकार भेदभाव करती कि नहीं साहब इधर एक पक्ष करेगा दूसरा पक्ष नहीं करेगा, या माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, हमने अपील की, सबने योगदान किया। मैं कल से देख रहा हूं, परसों मैंने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर के एक वीसी की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मैंने कहा भी जितने माइक उतारे गए हैं हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दें। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है। और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, यह हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है, और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक विधानसभा सत्र के बाद संसदीय कमेटियां भी बनेंगी। संसदीय कमेटियों का काम एडवाइजरी होता है, और एक सरकार को या विभागों को सलाह के रूप में वे काम करती है। मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत सारी कमेटियां अधिकारियों को बुला करके आदेश पारित कर देती हैं। मुझे लगता है कि वह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। हमें उसका ध्यान रखना होगा। अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाना होगा, और जब भी ये समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बाद में संकट खड़ा होगा। कोई भी ऐसा कार्य हम लोग न करें कमेटी से जुड़े हुए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि मैं देख के सोचता हूं, क्योंकि मुझे इस देश की संसदीय कमेटियों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने उन चीज़ों को देखा है कि कमेटियों के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। हमें उन चीज़ों को देखना होगा। कहीं भी किसी को हमारी योग्यता पर, हमारी क्षमता पर, या किसी न्यायालय को हमारी कार्य पद्धति पर उंगली उठाने का अवसर न मिले, क्योंकि जो विधानसभा की कमेटियां होंगी, एक मिनी विधानसभा होती है, उसके पास पावर वही है जो विधानसभा के पास पावर होती है, लेकिन अपनी ताकत का बेजा दुरुपयोग भी नहीं होने देना चाहिए। वह अपनी सलाहकार की भूमिका के रूप में ही अच्छी सलाह उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा उसका संदेश जाएगा। यह जो प्रबोधन का कार्यक्रम चला है, आपके पास नियमों की पुस्तिकाएं मिली होंगी, हम एक बार उसको देखेंगे। विधानसभा में पुराने सदस्य कैसे नियम के अंतर्गत अलग अलग परफॉर्मा होंगे, उसके अंतर्गत कैसे उस प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी बात को रख रहे हैं, कैसे हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अगर हम थोड़ा भी एक बार उसमें अभ्यास कर लेंगे, आप देखना 1-2 सत्र के अंदर ही नए सदस्य पारंगत हो जाएंगे। और फिर पारंगत ही नहीं होंगे, आप पुराने सदस्यों को भी इस मामले में बेहतर सलाह देने की स्थिति में हो सकते हैं। और बेहतर सलाह इस बात को लेकर के कि देखिए आप जो है इसमें इस रूप में आपने किया, लेकिन आपको इतना ही समय लेना चाहिए था, लेकिन आपने ज़्यादा समय ले लिया।
आप इसको और प्रभावी ढंग से बोल सकते थे, इसकी प्रभावशालीता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते थे। बहुत सारे सुझाव आप इसके माध्यम से दे सकते हैं और उस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ पाए, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और फिर अंततः मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, देखिए जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है, बहुत विश्वास के साथ चुना है। 25 करोड़ जनता में 403 बिरले सदस्य ऐसे हैं जिनको जनता ने अपना लीडर मान करके चुनाव जिता करके यहां भेजा है। और उन 403 का दायित्व बनता है कि उन जन अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें। खरा उतरने के लिए जनता के साथ सीधे संवाद हमारा होना चाहिए। विधानसभा सत्र के बाद जब भी आपको अवसर मिलता है, कमेटियों की बैठकों को छोड़ करके या कोई विशेष सत्र को छोड़ करके, या जब आप अपनी विधानसभा से जुड़े हुए कार्यों को देख करके यहां पर आते हैं, उस समय को छोड़कर जब भी आप अपने घर में हो, जनता से जरूर मिलिए। एक समय तय कर लीजिए, पूरी प्रक्रिया को टाइम टेबल तय कर लें अपने पूरी प्रक्रिया को। देखिए हम लोग भी अपना तय कर रहे हैं। सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक मैं और हमारे सभी मंत्रीगण लखनऊ में रहेंगे। अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो लखनऊ में हम उपस्थित रहेंगे। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को हम लोग भी भीड़ में रहेंगे, अलग अलग जनपदों के दौरे पे रहेंगे। जनपदों के दौरे के दौरान हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, विकास के भौतिक कार्यों का सत्यापन भी करेंगे, समीक्षा बैठकें भी करेंगे। आपको अपनी बात जो भी करनी है मंत्री के साथ अलग से बैठक करके अपनी बात को रखें। समीक्षा बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप एकदम बंद होना चाहिए, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका अलग से जब बैठते हैं उस दौरान अपनी बात को शालीनता के साथ रखें। फलाना व्यक्ति गलत है, फलाने व्यक्ति के बारे में आप एक बार जांच करवाएं, देख लें। लेकिन जब आप बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, माहौल वहां का बड़ा विषाक्त होता है और जो फोकस पॉइंट होते हैं उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा। और इसलिए सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए यहाँ पर मैं भी, दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अच्छा होगा पहले से समय लेकर के आप मिलेंगे तो आसानी से आपको समय मिल जाएगा। दूसरा, शुक्रवार से लेकर के रविवार तक 3 दिन तक फील्ड में किसी न किसी जनपद में कोई ना कोई मंत्री विभागीय कार्य से, सरकारी दौरे के तहत वहां पर रह करके जनप्रतिनिधियों के साथ भी और अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मैं विधानसभा के अपने अध्यक्ष महोदय से भी और विधान परिषद के अपने सभापति महोदय से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास हो कि जो विधानसभा की कमेटियों की बैठक भी हो वह मंगलवार या बुधवार के ही दिन हो, जिससे माननीय विधायक जब आए तो उस दौरान वे कमेटियों की बैठक में भाग ले सकें और यहाँ पर किसी मंत्री से या किसी से मुलाकात करनी हो तो उस दौरान मुलाकात करके फिर अपनी विधानसभा में वापस जा सके। एक प्रक्रिया के साथ हमें उसको जोड़ना पड़ेगा जिससे उनके जनप्रतिनिधियों की भी सुविधा हो सके, मंत्रियों की भी सुविधा हो सके, वे अपनी बात को लिखित रूप से वहां पर प्रस्तुत भी कर सके। ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी छवि जीवन पर्यंत आपका साथ देगी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि की छवि पर कहीं कोई डेंट आया तो आपके लिए जीवन पर्यंत वह एक अभिशाप बन करके भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। और मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से, शालीनतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से विधानसभा के सत्र में भाग लेना, प्रोसीडिंग की कार्रवाई में भाग लेना। अध्यक्ष महोदय भी तय कर चुके हैं कि नए सदस्यों को हम मौका दें, बोलने का मौका मिलना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। पहले भाषण करें तो लिखित भाषण आप लेकर आएँ, एक पेज का भाषण लेके आए, 3 मिनट 4 मिनट में अपनी प्रवाह से भाषण। घर में भी कुछ बोलने का अभ्यास करें। खन्ना जी तो जब बोलते थे तो कोने में खड़े होकर के भाषण करते थे, लेकिन आज अच्छे ऑडिटर हैं, अच्छा भाषण करते हैं, घंटों बोल सकते हैं।
आपको भी थोड़ा घर में पड़ा अभ्यास करिए, फिर आइए बोलिए, लिखित पहला भाषण लिखित बोलिए। संसद में पहला भाषण जो होता है लिखित पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कागज देख करके आप केवल पॉइंट, कोई बुलेट पॉइंट हो तो उसी को आप बोल करके पढ़ सकते हैं, शेष नहीं पढ़ सकते। और हमारा अभ्यास प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा में भी जब आपका भाषण हो, अभ्यास करके कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक अच्छे विधायक के रूप में आपकी छवि बनेगी, जन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरते हुए दिखाई देंगे और जनता आपको अपना नेता मान करके बार बार आप पर विश्वास करेगी। यह जो है हमें करके दिखाना है और इस देश से प्रबोधन का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रबोधन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन आज हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबकी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।